मुझे भी यही सुनाई दिया कि मेरा माइंड क्यों नहीं चल रहा भाई। बताइए प्रमोद जी। हेलो। चलिए। है ना, ऐसे वित्तीय संस्थान जो बैंकिंग का काम नहीं कर रही। बैंकिंग का काम में क्या क्या आ जाएगी? ये सारे काम नहीं कर रही है। ठीक है, चलो अब ये सारे काम नहीं कर रही है तो क्या काम कर रही है फिर? लोन वगैरह बांटने का काम कर रही है। ठीक है, किसका सेटलमेंट? ठीक है ना। तो जो बैंकिंग का काम नहीं कर रही है, ऐसे संस्थान है ना, ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, जो नॉन बैंकिंग है ना, बैंकिंग नहीं कर रही, मतलब आप वहां पे खाता नहीं खुलवा सकते, वहां पे चेकबुक नहीं मिलेगी, एटीएम नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ये नॉन बैंकिंग है तो इनके पास पैसा कहां से आएगा? भाई बैंक के पास तो हम जमा कर देते हैं और हमारा पैसा वो आगे घुमा देती है। ठीक है, नॉन बैंकिंग के पास, एनबीएफसी के पास पैसा कहां से आता है लोन देने के लिए? पब्लिक डिपॉजिट तो होता ही नहीं है उनके पास, हम तो जमा ही नहीं करते, कहां से आएगा? स्टेट क्यों देगी भाई? जैसे श्रीराम फाइनेंस है। बिल्कुल सही, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब कोई वही वो क्या करेंगे, कहीं और से मार्केट में कहीं और से पैसा उठा लेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, आपके दूसरों को लोन देंगे। जैसे श्रीराम फाइनेंस हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया। जैसे बजाज फाइनेंस से आपने मोबाइल फाइनेंस करवा लिया ना। हाँ, वही मार्केट से, मतलब एक ही बात है, प्राइवेट कैपिटल उठाना या मार्केट। नहीं, मार्केट से पैसा, मार्केट से पैसा। हम्म। मार्केट से पैसा उठाना मतलब? मार्केट से पैसा उठाना मतलब कैपिटल मार्केट, है ना, हमारा पूंजी बाजार। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट क्या है? क्या होता है कैपिटल मार्केट? कैपिटल मार्केट का मतलब क्या होता है कि वो मार्केट जहां से आप क्या करते हैं, हम कैपिटल यानी पूंजी लेकर आते हैं, है ना। किसी कंपनी को पूंजी चाहिए होगी तो वो कहां जाएगा? कैपिटल में जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अब कैपिटल जो है वो दो तरीके से आएगा। ठीक है, कैपिटल मार्केट की अगर हम बात करें तो कैपिटल मार्केट, जैसे मान लीजिए हम शेयर बाजार की बात करें, है ना, तो शेयर बाजार, कोई कंपनी अपने शेयर क्यों बेच रही है? क्यों बेच रही है? उसको क्या चाहिए? पैसे चाहिए, तभी तो वो बेच रही है। ठीक है, तो वो कहां बेचेगी? आपके कैपिटल मार्केट में बेचेगी। ठीक है ना। चलिए, जब वो कैपिटल मार्केट में बेचेगी तो हम जैसे लोग, है ना, हम आम आदमी भी हो सकते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, वो क्या करेंगे? शेयर में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब कौन सा पैसा शेयर में इन्वेस्ट करेंगे? जो हमारी बचत होगी, जो हमारे पास पैसा बचा होगा, है ना, वो हम किसी कंपनी में निवेश करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो यहां से क्या होगा कि हमारा जो सरप्लस है, किसका? सेविंग्स का, वो कहां में किस में कन्वर्ट हो रहा है? वो कन्वर्ट हो रहा है आपका इन्वेस्टमेंट में, है ना। तो कैपिटल मार्केट क्या कर रहा है? कैपिटल मार्केट आपको जो है एक ऑप्शन दे रहा है कि आप जो है मार्केट से अपने पूंजी के लिए पैसा या कैपिटल जो है कलेक्ट कर सकते हो, कैपिटल बना सकते हो, है ना। दूसरी चीज हमें ऑप्शन क्या दे रहा है, या दूसरी सहूलियत क्या दे रहा है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट, सॉरी हाँ, हमारी जो सेविंग्स है उसको किस में कन्वर्ट कर पाए हम? से आपके इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर पाए। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये सारी व्यवस्था क्या कहलाती है? आपकी कैपिटल मार्केट कहलाती है। क्लियर हो गई? क्लियर है? जोर से बोलो ना भाई, जय माता दी नहीं बोलना अब। चलो, ठीक है।
अब कैपिटल मार्केट में जो है अलग अलग हम कह सकते हैं कि भाई सरकारी लोग भी होंगे, प्राइवेट कंपनियां भी होंगी, ये सारी चीजें जब उसमें आती है तो उसके हिसाब से क्या बनता है, उसका अलग अलग हम उसका क्लासिफिकेशन कर देते हैं। जैसे अब कैपिटल मार्केट में अगर सरकार पैसा लेगी, ठीक है, तो वो कहां जाएगी, आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में जाएगी, ठीक है। इसके अलावा प्राइवेट कंपनी कह लीजिए, या हम कह सकते हैं कि हमारे जो उद्योग हैं, प्राइवेट कंपनी तो नहीं कहना चाहिए, हमारे जो उद्योग हैं, है ना, कंपनीज है, फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, उनको अगर पैसा लेना है, ठीक है, तो वो कौन से मार्केट में जाएंगे, वो जाएंगे आपके इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट में जाएंगे, ठीक है। सरकारें जब, है ना, अब उसमें केंद्र सरकार हो सकती है, राज्य सरकार हो सकती है, ठीक है, और उसके बाद हम कह सकते हैं कि वो सारे जो है हम कह सकते हैं पब्लिक सेक्टर्स, है ना, जो बॉन्ड और हम कह सकते हैं कि आपके सिक्योरिटीज जो है इशू करने का जिनके पास अधिकार है, ठीक, वो सारे अगर इस प्रकार के सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं तो वो कहां जाएंगे, सारे आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जाएंगे। क्लियर हुआ? उसके बाद जो इंडस्ट्रीज है वो अगर जाएंगे तो वो कहां जाएंगे, आपके इंडस्ट्री सिक्योरिटी में जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, ठीक। अब इंडस्ट्री की मान लीजिए, इसको ऐसे समझिए कि भाई ये कार की इंडस्ट्री है ना, कार की इंडस्ट्री है। कार की इंडस्ट्री जब सबसे पहले कार आएगी तो कहां बिकेगी, आपके शोरूम में, यानी कि आपके प्राइमरी मार्केट में, ठीक है। अब कार प्राइमरी मार्केट में बिक गई, अब उसके बाद क्या होता है, कार का सेकंड हैंड कार बेची जाती है, भाई एक डीलर से या एक ऑनर से दूसरे ऑनर, दूसरे से तीसरे ऑनर के पास जाएगी, तो वो सब कहां होगा, आपके सेकेंडरी मार्केट में, है ना, जैसे OLX में बेच दिया उसको, ठीक है। तो कोई भी इंडस्ट्री जब पहली बार अपने मान लीजिए शेयर जो है लेकर आती है तो वो कहां लेकर आती है, कौन से मार्केट में लेकर आती है, प्राइमरी में, ठीक है। फिर उसके बाद जो है जब उसी शेयर्स का क्या होता है, खरीदी बेची जाती है, जैसे कार भाई एक ओनर ने खरीद लिया, अब उसको दूसरे ओनर को बेच रहा है, दूसरे से तीसरे ओनर को बेच रहा है, ठीक है। उसी तरह से शेयर्स क्या हो रहे हैं, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे के पास जा रहे हैं, ठीक। तो वो कौन से मार्केट में होंगे, आपके सेकेंडरी मार्केट में होंगे ना। सेकेंडरी में आपने देखा होगा BSE और NSE, है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो इसमें हम क्या करते हैं, शेयर का खरीदा और बेचा जा रहा है, ठीक है। कौन खरीद रहा है, हम ही खरीद रहे हैं, मतलब जनता ही खरीद रही है, लोग ही खरीद रहे हैं, और बेच कौन रहा है, लोग ही बेच रहे हैं, ठीक है ना। जब सबसे पहले बेचे जाएंगे तो कहां बेचे जाएंगे, प्राइमरी मार्केट में, ठीक है। अब प्राइमरी मार्केट की अगर हम बात करें, हाँ, ये IPO आ जाएगा यहां पर, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम प्राइमरी मार्केट की बात करते हैं तो जैसे कोई कंपनी है, कंपनी को पैसा चाहिए तो वो कहां क्या लेकर आया, आपने शेयर लेके आया, है ना, शेयर लेके आया, कहां पर लेके आ रहा है, सबसे पहले जहां पर लाएगा वो लाएगा प्राइमरी मार्केट में, तो IPO लेके आएगा। IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब उसमें क्या करते हैं, पहले तो न्यूज़पेपर जैसा लंबा सा वो आता था फॉर्म, है ना, आजकल सारी चीजें क्या हो जाती हैं, ऑनलाइन हो जाती है ना। क्या होता है और आगे का प्रोसेस, रन्स होते हैं, है ना। कम रहे। ताकि वो लोग इन्वेस्ट कर सके और वो फिर आगे जाके कभी एग्जिट ले, तो वो रहता है सकती है, तो इन्वेस्टमेंट सेट कर देते हैं 15,000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट कर देना पड़ता है, कितने पैसे प्लेज करके रख देना पड़ता है, फिर वो पैरामीटर असाइन होते हैं। चलिए बढ़िया, और कोई IPO को लेकर, ठीक है, चलिए बढ़िया, है ना। IPO के बारे में देखो अपने अपने सिलेबस में उतना डिटेल में है नहीं, फिर भी मोटे मोटे तौर पे मैं कैसे बता सकता हूं कि जैसे कोई इंडस्ट्री है ना, कोई मान लीजिए कंपनी है, उसको चाहिए क्या, पैसा चाहिए, ठीक है। अब पैसा चाहिए तो मान लीजिए 100 करोड़ की इंडस्ट्री है, 100 करोड़ की इंडस्ट्री, उसने कहा कि लगभग लोग अपन क्या करते हैं, अभी वैल्यू उसका 100 करोड़ है, ठीक है। 100 करोड़ में से कुछ करोड़ के वो क्या कर देगा, शेयर जारी कर देगा, है ना। तो उसके पास जैसे मान लीजिए उसने 60% अपने पास रख लिया और 40% क्या कर दिया, आपके शेयर के रूप में मार्केट में जारी कर दिए। अब शेयर के रूप में उसने 40 करोड़ के शेयर जो है वो मार्केट में रख दिए। अब शेयर की वैल्यू कैसे डिसाइड होगी, है ना। आपने देखा होगा कुछ शेयर जो है 2 रुपए 3 रुपए के भी हैं, और कुछ जो है 20-20 हजार 25-25 हजार रुपए के भी आ रहे हैं, है ना, ठीक है। सबसे महंगा शेयर कितने का है, MRF का, है ना, हाँ। अब देखो 1 लाख का शेयर है MRF का, 2 लाख का, 2 लाख हाँ, है ना, तो 2 लाख का शेयर है,
ठीक है। अब इतने महंगे मत देंगे। अब भाई कोई कंपनी कैसे डिसाइड करेगी कि हम, भाई हर कंपनी तो चाहेगी फिर अपने मन से ही 2 लाख का, मैं तो चाहूंगा कि भाई मेरी कंपनी है तो 2 लाख का मेरा शेयर बिके, है ना, लेकिन 2 रुपए का भी है। ठीक है, तो ये इनिशियली कैसे स्टार्ट होता है? इनिशियली ऐसे स्टार्ट होता है कि है ना, पब्लिक ऑफर करती है, पब्लिक ऑफर ही है, पब्लिक ऑफर करेगी कि हम आपका शेयर कितने में खरीद रहे हैं, है ना। इसको इस तरह से समझिए कि पब्लिक के सामने हमने शेयर रख दिए कि भाई 40 लाख के या 40 करोड़ के मेरे पास शेयर हैं, 40% के शेयर हैं। अब ये 40% के शेयर आप लोग कितने में खरीदने के इच्छुक हो, है ना। अब वहां पर क्या किया जाएगा, वहां पर हर व्यक्ति, ठीक है, क्या करेगा, अपने अपने हिसाब से उसका रेट लगाएगा। कंपनी डिसाइड नहीं कर रही है, हर व्यक्ति जो है उसका रेट डिसाइड कर रहा है कि मैं कितने में लूंगा। उदाहरण के लिए भाई किसी ने कहा कि मैं 10 शेयर ले लूंगा 100 रुपए में, किसी ने कहा कि मैं 10 शेयर ले लूंगा 1000 रुपए में। ठीक है, किसी को मजा ही नहीं आ रहा, बोले 10 शेयर तो मैं 10 ही रुपए में लूंगा। ठीक है, तो हर कोई क्या कर रहा है, अपने अपने हिसाब से एक रेट निकाल रहा है। फिर उसके बाद जो है, अब इसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको आईपीओ चाहिए, है ना, तो आप क्या करेंगे, ये एक बैंक डिसाइड किया जाएगा, बीच में मीडिएटर में एक बैंक होगा। वो बैंक जो है क्या करेगा, आप लोगों से पैसा ले लेगा। जैसे आपने कहा कि भाई मुझे 10 शेयर चाहिए सिर्फ 100 रुपए में, ठीक है, एक ने कहा कि मुझे 1000 शेयर चाहिए, है ना, सॉरी 1000 रुपए में 10 शेयर चाहिए, तो वो अपने 1000 रुपए वहां जमा कर देगा 10 के हिसाब से। ठीक है, और किसी ने कहा कि मुझे तो 10 ही शेयर चाहिए लेकिन मैं 10 ही रुपए दूंगा 10 शेयर के लिए, तो वो वहां चले जाएगा। फिर इस प्रकार से सारे चीजों का डेटा इकट्ठा करके एनालाइज करके उसका एक, हम कह सकते हैं, एवरेज निकाला जाता है, और उस एवरेज के हिसाब से क्या बन जाता है, आपका एक रेट डिसाइड हो जाता है उस शेयर का। यहां तक समझ में आ गया। अब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए एवरेज बना आपका, फॉर एग्जाम्पल एवरेज बना 200 रुपए, 200 रुपए का शेयर बन गया। अब 200 रुपए का जब शेयर बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, जिसने 10 रुपए का कहा था, है ना, जिसने कहा था कि भाई 10 रुपए में खरीदूंगा मैं, ठीक है, ये 10 रुपए दूंगा 10 शेयर के, तो उसका पैसा क्या कर दिया जाएगा, रिटर्न कर दिया जाएगा। ठीक है, जिसने 100 रुपए कहा था उसका भी हम क्या कर देंगे, पैसा रिटर्न कर देंगे। जिसने 1000 कहा था, ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे, उसके हिसाब से उसके शेयर दे देंगे। ठीक है ना, जिसने कम बिल लगाया है, जिसने कम बिल लगाया है शेयर के, उसके पैसे रिटर्न हो जाते हैं। जिसका लग जाता है, ठीक है, उसको पैसे उसको उसके क्या मिल जाते हैं, शेयर मिल जाते हैं। इसको बोलते हैं आईपीओ को। आईपीओ लग गया, वो आपने सुना होगा ना कि मेरा तो आईपीओ लग गया, और ये वो सारी चीजें का भी है ना उसमें। तो आईपीओ लगने का मतलब ये कहलाता है कि भाई आपने जिस हिसाब से रेट दिया था, है ना, उस हिसाब से आप शेयर का रेट आ गया है और आपको वो शेयर मिल गए हैं। अदरवाइज क्या होगा कि भाई आपने 10 के पैसे जमा कर दिए, आपके पैसे तो रिटर्न हो जाएंगे, है ना, और बल्कि हो सकता है इस प्रोसेस में 2-3 महीने लग जाएं। उस 2-3 महीने तक आपका पैसा ब्लॉक रहेगा, बैंक के पास पड़ा ही रहेगा, आपका तो किसी काम का नहीं है। आपका काम का तो तभी है जब आपके, जो आपने सोचा है कि इस शेयर का रेट इतना आना चाहिए, वो उतना आ जाए। क्लियर हुआ? चलिए, तो ये आईपीओ होता है। इसमें अपन को ज्यादा और डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमारे सिलेबस का ये भाग है नहीं, है ना। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि प्राइमरी में क्या होगा। प्राइमरी में अगर हम बात करें तो क्या होता है भाई, इस कंपनी को पैसा लेना है कहां से, देश के अंदर से, है ना। तो 2 तरीके से लेगा, देश के अंदर से भी लेगा, फिर उसको ऐसा लग रहा है कि हमको तो विदेश से भी पैसा लेके आना है, तो विदेश से पैसे लाने का भी ऑप्शन है उसके पास। जैसे रिलायंस अपना शेयर मार्केट में शेयर बेच रही है, ठीक है, तो वो कहां बेच रही है, भारत के अंदर बेच रही है। तो भारत का पैसा कहां जा रहा है, आपके कंपनी के पास जा रहा है। उसको लग रहा है कि यार मैं बाहर से भी इन्वेस्टमेंट लेके आऊं, बाहर के लोगों को भी अपना शेयर बेचूं, तो उसके पास एडीआर और जीडीआर जैसे ऑप्शन होते हैं। इस पे अपन और आगे डिटेल में आएंगे, है ना। और जब वो देश के अंदर लाता है तो कैसे लाएगा, या क्या करेगा, वो शेयर करेगा, और दूसरा क्या करेगा, आपका डिबेंचर लेके आएगा, है ना। तो शेयर और डिबेंचर में थोड़ा सा अंतर होता है, इसको हम समझेंगे। चलिए, यहां तक हो गया, लिख लिया सबने, पिक्चर बना लिया, बनाओ। चलिए, जब तक है लिखते भी चलिए और सुनते भी चलिए। अगर हम बात करते हैं शेयर, शेयर क्या है, एक प्रकार से शेयर करना यानी बांटना, है ना। तो वो क्या कर रहा है, अपनी हिस्सेदारी बांट रहा है, ठीक है। डिबेंचर क्या है, ऋण पत्र। ऋण पत्र का मतलब वो क्या ले रहा है, ऋण ले रहा है, उधार ले रहा है, लोन ले रहा है आपसे,
ठीक है, तो दो चीज हो गई, एक तो शेयर है ना, ठीक, कि भाई जो है मुझे या कंपनी को 100 करोड़ में से या 100 करोड़ की जरूरत है, तो उसने क्या कर दिया कि मैं 100 करोड़ के आपको शेयर दे दूंगा, है ना। आपने 100 करोड़ दिया, बदले में जैसे 20% 30% जो भी उसने ऑफर किया, आप उसको, आपको क्या मिल गया, उसका कंपनी का शेयर मिल गया। हाँ। एक बैंड डिसाइड होता है, बैंड के अंदर करना होता है, आगे पीछे का कोई, हाँ मतलब वो तो देखिए, वो तो बैंड तो दिया ही जाता है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि भाई वो उस, तो जो पब्लिक ऑफर आएगा तो उस बैंड के बीच में आएगा, है ना, है ना, मतलब 100, जैसे मान लीजिए 100 से 200 के बीच का बैंड उन्होंने डिसाइड किया, तो अपन को 100 से 200 बीच में ही रखना है। हाँ, मतलब एक एग्जांपल के रूप में समझने के हिसाब से, मतलब हाँ ऐसे, चलिए, है ना, मतलब एक पैसे कह सकते हैं कि, लेकिन ऑफर, चलिए ठीक है, अपन जो है समझने के हिसाब से, बाकी समझ में आ गया ना आईपीओ क्या है ना, बस उसके, हाँ उसके उसमें एग्जाम में भी नहीं आएगा, ये बहुत टेक्निकल हो जाएगी चीजें, है ना, तो इतना टेक्निकल होने की आवश्यकता नहीं है, बस आईपीओ ये समझिए कि क्या कर रहा है, सामने से आपको ऑफर देने की बात की जा रही है कि आप क्या ऑफर करते हो कंपनी को, ठीक है। चलिए, तो हम बात करते हैं शेयर के बारे में, तो शेयर क्या है, बना लिया, इसको बनाते भी चलो साथ साथ में, बना लिया, चलो तो बताओ भाई हाँ चलिए फिर, ठीक है, तो शेयर, है ना, शेयर और डिबेंचर समझ लेते हैं। शेयर क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, शेयर दे रहे हैं, मतलब हिस्सेदारी दे रहे हैं एक प्रकार से, ठीक है। डिबेंचर में हम क्या कर रहे हैं, डिबेंचर होता है एक प्रकार से लोन पत्र, है ना, कि भाई मुझे क्या करना है, कंपनी को लोन चाहिए, हाँ है ना, हाँ अब देखिए डिबेंचर का उतना मुझे आइडिया नहीं कि उतने चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, लेकिन हाँ ऐसा सुनने में नहीं आता, वो जनरली शेयर ही लेते हैं, है ना, हाँ हाँ हाँ, ये देखिए अब क्या होता है ना, देखिए आप कंपनी को अगर शेयर बेचने हैं, है ना, कंपनी को अगर शेयर, हाँ बॉन्ड, बॉन्ड भी एक प्रकार का ऋण पत्र ही है, वो ऋण पत्र, सारे ऋण पत्र ही है ना, कि आप क्या कर रहे हो, एक प्रकार से लोन ले रहे हो, है ना, तो कंपनी भी क्या कर रही है, एक प्रकार से लोन ले रही है। लोन कैसे ले रही है कि भाई तुम मुझे 100 करोड़ दे दीजिए, कंपनी को 100 करोड़ की जरूरत है, कंपनी ने कहा कि 100 करोड़ दे दीजिए, ये आप बदले में क्या रख लीजिए, एक लेटर रख लीजिए, है ना, वो क्या बन गया आपका ऋण पत्र, बदले में कहा कि हम आपको 10% के हिसाब से जो है ब्याज भी देंगे इसमें, ठीक है। तो अब कंपनी घाटे में चले या फायदे में चले, उस सामने वाले को पैसा तो उसको लौटाना पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। लेकिन शेयर में क्या होगा, शेयर में फायदा क्या है कि हमने शेयर दे दिए, हिस्सेदारी है, कंपनी अगर ग्रो करेगी तो तुम्हारी हिस्सेदारी बढ़ेगी, ठीक है, शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर कंपनी घाटे में चल रही है, नुकसान में चलेगी, तो तुम्हारी शेयर की हिस्सेदारी नीचे चले जाएगी, है ना, तो उससे, हाँ उसमें वहां तक नहीं जाना आप लोग ठीक है हाँ, इन लोग और कंफ्यूज हो जाएंगे, चलो ठीक है। चलिए, तो यहां तक समझ में आ गया ना, ठीक, चलो अब एक एक करके चीजों को देखेंगे, चलिए ठीक है चलिए, ये इमेज क्लियर है, ठीक है। अब अपन सबसे पहले थे गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है भाई, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या कहलाती है, अभी मैंने बताया था क्या है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसको पैसे चाहिए है, पैसे के लिए वो क्या कर रही है, एक जो है आपका इस प्रकार का सिक्योरिटी जारी कर रही है ना, लिख कर कि भैया ये हमसे लेटर ले लो और बदले में हमको पैसे दे दो, है ना। अब ये सबसे ज्यादा सिक्योर्ड होता है, सबसे ज्यादा सिक्योर क्यों होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का है ना, सरकारी है, ठीक है, सरकार कहीं भगेगी नहीं, उसने कहा कि हम 100 करोड़ देंगे, मतलब 100 करोड़ देंगे, छाप के दे रहा है वो, सील साइन लगा के दे रहा है, बढ़िया, ठीक है, तो आपको सबसे ज्यादा सिक्योर ये माना जाता है। इसलिए इसमें हम परसेंटेज के बहुत हाई परसेंटेज नहीं रहता है, लेकिन अमाउंट अब सरकार जो है वो 20 करोड़ 30 करोड़ का बात तो करेगी नहीं, है ना, वो 20 करोड़ हजार 30 करोड़ हजार वहां पे बात होती है, ठीक है, तो इसमें बड़ा अमाउंट होता है, तो उस बड़ा अमाउंट में अगर 1% भी है 2% भी है तो बहुत बड़ी परसेंट निकल कर आती है
है ना। अब इन सारी चीजों के लिए वो दो चीज, जैसे एक होता है ट्रेजरी बिल होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, वो सारी चीजें जारी करता है ना। ये है ट्रेजरी बिल, ठीक है। ये है बॉन्ड, और बॉन्ड में भी कई प्रकार के बॉन्ड होते हैं, ठीक है। जैसे ये है आपका कूपन बॉन्ड, दैनिक भास्कर के कूपन आ रहे, चिपका रहे हो, चिपकाओ भाई। यहां से ले जाना। ठीक है, तो ये बॉन्ड भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कूपन बॉन्ड, ठीक है। और हॉलीवुड मूवी में देखा होगा आपने जेम्स बॉन्ड, और एक होता है रैंसम बॉन्ड, है ना। रैंसम रैंसम बोलते हैं, रैंसम बॉन्ड क्या होता है? रैंसम बॉन्ड होता है। हाँ रैंसम तो सर फिरौती होती है। हाँ, तो क्या होता है ना, जब फिरौती होती है भाई, कैश में लोगे पकड़ पकड़ जाओगे। हाँ, तो वो क्या करते हैं, बॉन्ड में लेते हैं, ठीक है। फिरौती किस में वसूली जाती है? बॉन्ड में वसूली जाती है ना। हॉलीवुड मूवीज वगैरह आपने में देखा होगा, ठीक है। चलिए, कौन सा? ठीक है। अब अगर हम बात करें ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल जैसे अगर हम बात करें, ये कहलाते हैं कूपन बॉन्ड कहलाते हैं ना। बॉन्ड्स क्या होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, ये कूपन बॉन्ड होता है। इसमें सरकार क्या कर रही है कि भाई 100 रुपए का ले लो, और हर बदले जो है, हर जो है 100 रुपए का ले लो, प्लस हर महीने जो है 1-1 रुपए के कूपन लगे हुए हैं, ठीक है। तो क्या करना है तुम्हें, 100 रुपए का बॉन्ड खरीद लिया, और हर महीने क्या करोगे, एक एक कूपन फाड़ के जाओगे बैंक में दोगे, और उसका तुमको ब्याज मिल जाएगा हर महीने, ठीक है। और फिर जब ये पूरे सारे कूपन खत्म हो जाएंगे, तो ये बॉन्ड ले जाके बैंक में जमा कर दोगे, तुम्हारे 100 रुपए रिटर्न आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो बॉन्ड बनते हैं, ठीक है, छोटे छोटे कूपन चिपके रहते थे, वो कूपन बॉन्ड। अब तो हालांकि इस ऐसी स्थिति चलती नहीं है, ये पुराने समय की बात बता रहा हूं, है ना। फिर एक और चीज सुनी होगी आपने कई बार, ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल क्या होता है? लॉटरी टिकट टाइप के नहीं होते, ये भी एक प्रकार के बॉन्ड ही है ना। 91, 181 और 364, ठीक है। मतलब बहुत कम समय के लिए इनको जारी किया जाता है ना। ट्रेजरी बिल जो है ना, बहुत कम समय के लिए इसको जारी किया जाता है। और ये क्या होते हैं, ये आपको मिलते हैं डिस्काउंटेड प्राइस में। डिस्काउंटेड प्राइस का मतलब है, जैसे मान लो ये 1 लाख का अगर ये बॉन्ड है ना, तो सरकार जो है वो आपको कितने में बेच रही है? 90,000 में, 95,000 रुपए में, ठीक है। कितने दिन के लिए, कुछ हम कह सकते हैं 91 डेज के लिए वो दे रही है आपको, ठीक है। किस पे दे रही है? डिस्काउंटेड रेट पे। फॉर एग्जांपल 95,000 के लिए उन्होंने जो है 1 लाख रुपए है, इसकी कीमत 1 लाख रुपए, लेकिन हम कितने में दे रहे हैं आपको? 95 में दे रहे हैं। कितने दिन के लिए? 91 डेज की इसकी वैलिडिटी है। 91 के बाद आप क्या करोगे, जैसे ही 92 डेज चालू होंगे, है ना, आप जाओगे जमा करोगे, सीधा आपको क्या मिल जाएगी? 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार के जब सरकार जारी करती है सिक्योरिटीज, वो कहलाते हैं कि आपके ट्रेजरी बिल कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, ट्रेजरी बिल और बॉन्ड्स में ये अंतर है, इससे ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है अपन को, ठीक है। चलिए, ये सारी चीजें लिख ली, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। आगे बढ़े, चलिए फिर हम बात करते हैं, दूसरा हमारा क्या है? इंडस्ट्रियल मार्केट। इंडस्ट्रियल मार्केट मैंने क्या बताया था, क्या है? यहां पर क्या हो रहा है भाई, आपके शेयर और डिबेंचर का क्या हो रहा है? डील हो रही है, या उसको जो है परचेसिंग हो रही है, बाइंग हो रही है, ये सारी चीजें हो रही है कहां पर? आपके इंडस्ट्रियल मार्केट में, है ना। चलिए, इंडस्ट्रियल मार्केट में मैंने दो बताए थे, एक क्या होता है प्राइमरी, और दूसरा क्या होता है सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब जब पहली बार करेगा तो कहां करेगा? प्राइमरी में करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा कब होगा? सेकेंडरी। सेकेंडरी मार्केट में वही सारी चीजें, नई कार है तो शोरूम में बिक रही है, फिर उसके बाद कहां बिक रही है? ओलेक्स में बिक रही है, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया, ठीक। सेकेंडरी मार्केट में आपको क्या देखने को मिलेंगे? स्टॉक एक्सचेंज देखने को मिलेंगे, और प्राइमरी मार्केट में आपको देखने को मिलेगा क्या? आईपीओ, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, तुम भी लिखो, कुछ तो लिखो। अरे झूठ मूठ कहीं लिखो, कम से कम दिखाने। हाँ, कम से कम से कम देखे कि भाई हाँ पढ़ रहे हैं। चलो भाई, लिख लिया।
सिंगल सिंगल पेन यूज किया करो, है ना, डबल डबल नहीं, है ना। एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हो जाओगे डबल पेन यूज करोगे तो। नहीं, समझ में आएगा तो अच्छा लगेगा, समझने की बात है। चलो, इसको एग्जाम के हिसाब से अपन को पढ़ना है ना। चलिए लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। फिर मैंने कहा था कि सेकेंडरी मार्केट किसके में है, आपके स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में आता है ना। स्टॉक एक्सचेंज क्या कहलाएंगे, है ना, जहां पर आप क्या करोगे, स्टॉक को खरीदोगे और बेचोगे। स्टॉक मतलब शेयर्स को खरीदा और बेचा जाएगा, वो क्या कहलाएंगे, आपके स्टॉक एक्सचेंज कहलाएंगे, है ना। भारत के अंदर अगर हम बात करें, ठीक है, तो दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है। एक कौन सा है आपका, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो ये कहा था, कब बना था, 1875 में। याद रखिएगा, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है ना। फिर इसको हमने क्या कर दिया था, 2005 में इसको हमने क्या कर दिया, इसका जो है क्या कर दिया, कॉर्पोराइजेशन, ठीक है, निगमीकरण कर दिया। निगम बनाने का मतलब है ना, कॉर्पोरेट बनाने का मतलब है, कॉर्पोरेटाइजेशन का मतलब है कि ये क्या कर सकता है, अपना खुद का जो है इसका एक बोर्ड होगा, खुद के ये रेगुलेशंस बनाएगा, ठीक है। तो हमने ये सारे पावर्स उसको कब दिए, 2005 में दिए, ठीक। इसके अंदर लगभग है ना 5000 से ज्यादा जो है आपकी क्या है, कंपनियां इसमें इन्वॉल्व है। कितनी है, 5000 से ज्यादा, अभी है ना और ज्यादा होंगी, ठीक है, लेकिन हमें मोटे मोटे तौर पे रखना है कि 5000 से ज्यादा कंपनियां इसमें क्या है, इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके बाद आपने सोचना होगा सेंसेक्स। सेंसेक्स क्या होता है, सेंसेक्स ऊपर जाता है नीचे जाता है ना। तो ये, हाँ, ये कब चालू हुआ, 1986 में चालू हुआ। इसमें लगभग कितनी कंपनियां होती है, 30 कंपनियां होती है। तो हम कह सकते हैं कि शेयर मार्केट में तो 5000 से ज्यादा कंपनी है, ठीक है। तो 30 कंपनी कैसे ली है, तो अलग अलग सेक्टर की, है ना, बड़े मेजर कंपनियों को मिलाकर क्या बना दिया अपन ने, एक इंडेक्स बना दिया, जिससे हम एक अंदाज लगा सके कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है ना। तो उससे क्या बन गया, आपका सेंसेक्स बन गया, है ना, क्योंकि हर कंपनी के शेयर हैं, और हर कंपनी के शेयर, कुछ कंपनी के शेयर मार्केट में ऊपर जा रहे होंगे, कुछ नीचे जा रहे होंगे, है ना। तो ओवरऑल जो है हमको देखना है कि आखिर शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो उसके लिए हमने क्या लिया, सेंसेक्स लिया, 30 मेजर कंपनी ली, अलग अलग सेक्टर्स की ली, ठीक है, और उनका क्या बना दिया, एक इंडेक्स बना दिया। उसके आधार पर हम देख रहे हैं कि शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ठीक है। चलिए, अब सेम क्या है, हमने क्या बनाया फिर, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में बना था। इसका भी हेड ऑफिस कहां पर है, मुंबई में। इसमें जो है 1500 से ज्यादा कंपनियां इसमें अभी लिस्टेड है, ठीक। और ये जो सेंसेक्स निकालता है इसको बोलते हैं निफ्टी 50। क्यों, क्योंकि इसमें ये क्या करता है, हाँ सॉरी ये जो इंडेक्स निकालता है उसको कहते हैं क्या, निफ्टी 50, ठीक है ना। तो ये 50 कंपनियों को लेता है, उसका एक एवरेज निकालता है कि ऊपर कौन सा सेक्टर ऊपर जा रहा है, कौन सा सेक्टर नीचे जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अलग अलग सेक्टर को लेकर भी जो है इनके जो है इंडेक्स निकलते हैं, जैसे भाई बैंकिंग का, आईटी का, ठीक है, फर्मा का, है ना, अलग अलग जो है निकलते हैं। उसका भी वो अलग अलग जो है कि भाई फर्मा कंपनी उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, उसका इंडेक्स निकाला जा सकता है। तो अलग अलग भी निकलते हैं, उसके गहराई में अपन को नहीं जाने की आवश्यकता है, ठीक है। बहुत पुराना है ये जो है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बहुत पुराना है, ठीक है। बरगद के पेड़ के नीचे चालू हुआ था, हाँ, जैसे पेड़ के नीचे वो नहीं देखी कौन सी, वो अमिताभ बच्चन, सॉरी गुरु, है ना, गुरु भाई, पेड़ के नीचे वो लोग खड़े हो कैसे बिड करते रहते हैं,
है ना, हाँ चौक बोर्ड ब्लैक बोर्ड लेके तो ऐसे ही बरगद का पेड़ था, तो वहां से वो उसके नीचे हाँ 80-75 की बात है, ठीक है, ऐसी सारी जो है मुंह से मौखिक रूप से बोलियां लगती थी, है ना। चलिए ठीक है, लिख लिया। चलिए, फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि छोटी छोटी कंपनियां, अगर हम बात करें आपके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में तो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, ठीक है, जो छोटी छोटी कंपनियां होंगी, ठीक है, उनके लिए भी अपन को कोई शेयर मार्केट चाहिए कि अगर मुझे किसी छोटी मोटी कंपनियां हैं, है ना, उनको भी पैसा चाहिए शेयर बेचकर, तो उनके लिए क्या बनाया हमने, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, है ना, OTCEI, ठीक है ना। तो ये जो है आपका, ये भी एक प्रकार का स्टॉक एक्सचेंज ही है, लेकिन किसके लिए है ये, छोटी कंपनियों के लिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए, जिनका जो है हम कह सकते हैं पूंजी का स्तर या कैपिटल का जो लेवल है वो कितना है आपका, 35 लाख से 25 करोड़ के बीच का है, ठीक है, या सॉरी हाँ 30 लाख से जो है 25 करोड़ के बीच का है, ठीक है। और ये जो है ये पहला ऐसा मार्केट है जिसको हमने क्या कर दिया था, कंप्यूटराइज करके ऑनलाइन किया था, है ना, भारत का पहला जो हम कह सकते हैं मार्केट है जिसको किया था। अब इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ही है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ही भी है, बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज भी है ना, कह सकते हैं कि हर स्टेट में भी स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे आपका ऑथराइज्ड मतलब कैसा, मतलब मार्केट से इतना पैसा उठा, नहीं उसका हम कह सकते हैं कि कंपनी के साइज के हिसाब से, है ना, कि कंपनी की नेटवर्थ ले लो आप, है ना, या कंपनी की क्या क्षमता है, या कंपनी के पास कितनी पूंजी है, उसके हिसाब से। पैसे उठाने तो नहीं नहीं, ये बेसिकली क्या है, कंपनी के साइज के ऊपर है, जैसे कंपनी का हम कह सकते हैं ना कि एक कंपनी का जो वैल्यूएशन होता है, या उसका हम कह सकते हैं कि उस क्या कहना चाहिए, नेटवर्थ कह लीजिए, है ना, चलिए देख लीजिएगा उसको, है ना, चलिए ठीक है। तो इसमें सिर्फ इतना हमको याद रखना है कि ये पहला क्या है आपका, कंप्यूटराइज जो हुआ, ऑनलाइन हुआ एक्सचेंज है, इसमें सिर्फ इतना ही याद रखिएगा, क्योंकि इसमें इतना ही पूछेगा, ठीक है ना, कि पहला कौन सा था, ना वो BSE था ना NSE था, वो कौन सा था, ये था, ठीक है, वो भी नहीं पूछेगा ठीक है। चलिए सिर्फ इतना याद रखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में बस इतना ही पूछा गया है ना, कि कौन था जिसको सबसे पहले हमने क्या किया था, कंप्यूटराइज्ड किया था ऑनलाइन एक्सचेंज को, है ना, कौन सा एक्सचेंज, जैसे अभी ऑनलाइन चल रहा है सारा आपका शेयर मार्केट में, है ना, हाँ होगा, इसकी अपनी, हाँ इसकी अपनी अलग वेबसाइट होगी, अलग चीजें होंगी, वहां से आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन जो है शेयर कर सकते हो, खरीद सकते हो, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत में और भी जो है, और भी एक स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे मध्य प्रदेश में भी एक स्टॉक एक्सचेंज है, मध्य प्रदेश का, है ना, मध्य प्रदेश में भी स्टॉक एक्सचेंज है, पता है, इंदौर में, जिसको उन्होंने अपना स्टैंडर्ड सेट किया होगा कि, है ना, कि कहाँ कौन सी रख सकते हैं, कौन सी नहीं रख सकते, उसके हिसाब से वहां पर वो जो है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ BSE और NSE काम कर रहे हैं, है ना, इसके अलावा भी बहुत सारे चल रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी है ना, मध्य प्रदेश का अपन देखेंगे तो उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए फिर उसके बाद हम इन सारे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करें, तो स्टॉक एक्सचेंज को जो है कंट्रोल करने के लिए, कि भाई ऐसा ना हो कि सबने पैसा लगा दिया, शेयर मार्केट से शेयर खरीद लिए, फिर वो कंपनी ही गायब हो गई, ठीक। तो ये सारी चीजें मैनेज करने के लिए कौन आया आपका, सेबी आया। सेबी कब आया, 12 अप्रैल 1988 में आया, ठीक है। उस समय ये क्या नहीं था आपका, स्टेट्यूटरी नहीं था, इसको फिर जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया, संविधान में इसका जो है हम कह सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जो है इसको ऐड किया गया, ठीक। और ये कब बना आपका, 30 जनवरी 1992, है ना। चलिए फिर इसके जो है हेड ऑफिस कहाँ है इसका, मुंबई में है, ठीक है। इसके अलावा जो है इसके हम कह सकते हैं कि रीजनल ऑफिसेस भी हैं, रीजनल ऑफिसेस जो हमारे 4 प्रमुख शहर हैं, है ना, महानगर, वहां पर इनको रीजनल ऑफिस खोले गए हैं, ठीक। अब पूरे सेबी को चलाने के लिए हम क्या बनाते हैं, उसका एक
एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? 9 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एक क्या होता है, उसका एक चेयरमैन होता है, ठीक है। उसके बाद 2 क्या होते हैं? 2 उसके हम कह सकते हैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं, ठीक। अब ये 2 फाइनेंशियल एक्सपर्ट कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। फिर एक भेज देता है आरबीआई भी कि हमारा भी एक आदमी वहां पर बिठा लो, और फिर उसके साथ साथ 5 अदर मेंबर्स भी होते हैं जो एक प्रकार से गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि 5 ही अदर मेंबर्स कौन होंगे, और फिर ये सारे मिलकर जो है हम कह सकते हैं कि रूल्स और रेगुलेशन बनाना, ये सारे काम जो है किए जाते हैं, है ना। चलिए, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि हम क्या करें, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करें, ठीक है ना। आप समय समय पर जैसे टीवी में, न्यूज़पेपर में भी आप सेबी के एड्स वगैरह देखते होंगे, है ना, कि फ्रॉड से बचना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। और तरह तरह के उनके एड्स वगैरह भी करते हैं वो, है ना। दूसरा क्या है कि जो एक स्टॉक एक्सचेंज है ये क्या हो, प्रॉपरली चलते रहे, है ना। ऐसा ना हो कि भाई, अगर मान लीजिए ऐसा ना हो कि आज आपने 100 रुपए का स्टॉक एक्सचेंज खरीदा, स्टॉक खरीदा, शेयर खरीदा, कल सुबह उठे और पता चला वो आज 1 रुपए का हो गया है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। सेबी देखेगी, पहले हो सकता था, फिर बाद में क्या कर दिया, बाद में जो है सेबी ने उसमें नियंत्रण किया कि भाई, कहा कि भाई अगर कोई भी स्टॉक, है ना, 25% के ऊपर नीचे जाता है ना, अपने अपने 25% के ऊपर नीचे जाएगा तो उसको क्या कर देते हैं, उसको स्टॉप कर देते हैं, उसके ऊपर ट्रेडिंग बंद कर देती जाती है, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं इनसाइड ट्रेडिंग, है ना। इनसाइड ट्रेडिंग को भी बंद कर दिया गया, हमने इसके लिए अलग से एक्ट बनाया 2002 में, तो ये एक्ट नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे इनसाइड ट्रेडिंग पूछ सकता है ना। इनसाइड ट्रेडिंग क्या होती है? आप कंपनी में किसी को जानते हो, मतलब विभीषण, तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, हम्म, वो illegal इलीगल है ना। देखिए, जैसे मान लीजिए भाई, मेरी ही कंपनी है, मुझे ही मालूम है कि इन्वेस्ट, है ना, शेयर मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, और मैं ही शेयर खरीद के बैठा हूं, फिर मैं ही बेच रहा हूं, या मैंने ही अपने किसी आदमी को रख दिया है, वो खरीद रहा है, वो बेच रहा है, तो क्या हो गया, इनसाइड ट्रेडिंग हो गई। मुझे तो पता है कि कंपनी कब शेयर मार्केट ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा, या मेरे कंपनी है, मुझे पता है होना चाहिए, या मैं उसमें काम कर रहा हूं तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि मेरी कंपनी के शेयर जो है अब ऊपर जा सकते हैं या नीचे ही जा सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे शेयर मार्केट से पैसा बना रहा हूं, तो ये क्या कहलाएगा, आपका इनसाइड ट्रेडिंग कहलाएगा, है ना। फिर उसके बाद जो है म्यूचुअल फंड को भी ये क्या करता है, रेगुलेट करता है ना, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही। निवेश बाजारों के जोखिम के अधीन है, तो समझ कर निवेश करें, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड भी किस में आ जाता है, सेबी के अंडर में आता है। म्यूचुअल फंड क्या होता है, पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट, पता है सभी को? बोलो भाई, हाँ या ना। म्यूचुअल फंड पता है क्या होता, होता क्या है? ठीक है, और ठीक है, और पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है ना। पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट है। देखिए, जैसे शेयर मार्केट में मुझे नहीं मालूम है कि भाई कौन सा शेयर ऊपर जाएगा, कौन सा शेयर नीचे जाएगा, मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक म्यूचुअल फंड बना लेंगे। म्यूचुअल फंड मतलब सब मिलके क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए इस क्लासरूम में सब मिलके क्या करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, और हम नितेश जी को दे देते हैं, नितेश जी को दे देते हैं, क्योंकि उनको शेयर मार्केट का अच्छा नॉलेज है, तो वो क्या बन गए, हमारे फंड मैनेजर, है ना, फंड मैनेजर बन गए। अब उनके ऊपर हमने छोड़ दिया कि भैया तुमको नॉलेज है, तुम अपने हिसाब से शेयर में डालते रहना, प्रॉफिट निकालते रहना, ठीक है, और जो प्रॉफिट आएगा, जिसने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उसके हिसाब से उसको मिल जाएगा, है ना। अब भाई इसीलिए तो सेबी है ना। से ऊपर सेबी तो बैठे है ना। ठीक है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। चलिए, लिख लिया। है ना, इसलिए एक साथ पैसा नहीं देना है, एसआईपी करनी है। ठीक, थोड़ा थोड़ा करके देना है।
हाँ नहीं, जीरो नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 25% जो है ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, 25% ऊपर नीचे का होने का मतलब है कि उदाहरण के लिए भाई मैंने 100 रुपए का शेयर खरीद लिया, ठीक है, 100 रुपए का शेयर खरीद लिया, कल खोल के देख रहा हूं तो 1 रुपए का हो गया, तो इसमें क्या होगा भाई, आदमी तो दिवालिया हो जाएगा ना। लॉन्ग शेयर मतलब जैसे मैंने आज 100 रुपए का खरीदा और फिर वो जो है आज के आज जीरो हो जाएगा। ऐसा तो कभी नहीं होती वैल्यू, कभी जीरो वैल्यू नहीं, कोई भी शेयर की वैल्यू कभी नहीं जीरो और चला जाएगा। वैल्यू नेग्लिजिबल हो सकती है, जीरो नहीं होगी। देखिए आपने जो शेयर उसको इंट्राडे के बारे में बात कर रहे हो आप, इंट्राडे के बारे में बात कर रहे हो ना, तो इंट्राडे में तो क्या होता है भाई, इनका मतलब इनका ये शेयर की वैल्यू नहीं कह रहे, ये आपने जो शेयर खरीदे ना वो सब निकल गए, वो आपके पास जीरो बचे, वो बोल रही है वो, ऐसे ही कह रहे हो ना, है ना भाई। देखिए मैंने एक तो लॉन्ग टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म में क्या कर रहे हैं अपन, मैंने खरीदा और मतलब ऐसा है कि आपने कुछ पैसा बोला था 5x या 3x का कुछ, तो आपको पैसा जाता है, आपको सिर्फ उस दिन के लिए इन्वेस्ट करते हो, और जो भी होगा अगर उसका बच जाता है तो आपको मिल जाएंगे, बच जाता है तो आपको कम में बिकता है तो आपको देने पड़ते, वो वाली अलग चीज है, वो शेयर है तो गाड़ी में लेते हैं। यही है इंट्राडे का मतलब, यही है कि तुम मार्केट शेयर तो तुमको उसके अंदर दिन भर में जितना मूवमेंट होगा, हाँ, तो दिन भर में जितना मूवमेंट होगा वो तुम्हारा। देखिए आप ये बोल रहे हो कि आपके पास जो शेयर थे वो जीरो हो जाएंगे, आपके पास जो शेयर थे ना, ऐसा नहीं, ये भी गलत नहीं वो जो बताओ, एक मिनट बताओ, हाँ में आपको वो शेयर मिल गए, अब दिन भर में उसमें जितना मूवमेंट होगा वो आपका, अगर पैसे बन गए तो वो आपके, अगर डूब गए तो वो भी आपके से, आपको फ्रॉम द डे जिसके पास थे शेयर, है ना, मतलब आपके पास से निकल के वापस उसके पास चले गए, वही कह रहे हो आप, जीरो हो गए आपके पास जीरो हो गए, उसको तो मिल गए ना वो ये कह रही है हाँ वो समझ में आ गया। देखो जैसे आपने 100 शेयर सुबह हुआ, 100 शेयर खरीद लिए, उसके बाद वो लास्ट में जाते जाते आपके पास जीरो हो गए, यही कह रहे हो ना आप, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो हम शेयर की वैल्यू जीरो होने की बात नहीं कर रहे भाई। जैसे अभी एमआरएफ का उन्होंने कहा कि एमआरएफ का जो शेयर है वो 2 लाख रुपए का है, ठीक है, अब मैं सुबह आज 2 लाख रुपए का खरीद लूं, कल जाके देखूंगी जीरो हो गया, ऐसा हो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ठीक है, उसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी, हो सकता है मेरे पास 10 थे, वो 10 के 10 बिक गए, तो अब मेरे पास जीरो बचे, ऐसा है तो शेयर मार्केट जब ऊपर नीचे होता है, मतलब 2 लाख का है तो वो 2 लाख से 25% नीचे नहीं गिरेगा, अगर जैसे ही गिरेगा तो उसके ऊपर क्या लग जाता है, जो है सेबी उसके ऊपर ट्रेडिंग बंद करवा देती है ना। ऐसा ना हो कि वो गिरता जाए और बिल्कुल स्कैम जैसा हो जाए कुछ, है ना, जिसको वो बोलते हैं शेयर मार्केट क्रैश हो गया, शेयर मार्केट टूट गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। किसके 2 लाख रुपए लगे हुए हैं और 2 लाख से सीधा वो 2000 पे आ जाए रातों रात, ठीक है, तो क्या करेगा, उसके पास सुसाइड करेगा और क्या करेगा ठीक है भाई, नहीं हाँ बहुत ज्यादा गिर सकता है, मैं बता रहा हूँ ना 25% से नीचे नहीं गिरता है, क्योंकि भाई सेबी अगर ऐसे मार्केट गिरने लगे, सेबी का मतलब क्या है फिर। ये मेरे को पता नहीं था, पर मैंने ऐसे देखा नहीं कोई भी शेयर परचेज ज्यादा उठते हुए या गिरते हुए। हाँ हाँ, एक दिन में एक दिन की बात कर रहा हूं मैं, है ना भाई। एक दिन में तो ये भी हो सकता है ना कि कोई करोड़पति भी बन सकता है, फिर करोड़पति से रोड़पति भी बन जाएगा। ठीक है, बीच में आपने देखोगे ना कि बहुत सारे शेयर मार्केट के नीचे गिरने की वजह बहुत सारे लोगों ने जो है आपके सुसाइड वगैरह भी की थी, सुना होगा पुराने न्यूज वगैरह में, है ना। तो वो सुसाइड वगैरह क्यों हो रही थी, इसी वजह से हो रही थी ना कि भाई 2 लाख का शेयर लेके खड़ा हो गया है, दूसरे दिन पता चला वो 2000 का है ना। तो ये सारी स्थिति ना बने, इसके लिए जो है क्या किया जाता है कि सेबी जो है, सेबी इसलिए तो हमने बनाया है ताकि इस प्रकार की स्थिति ना बने। तो हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए 25% ऊपर नीचे होता है ना, जैसे ही अगर वो गया तो उसको क्या कर देते हैं, वहीं पे रोक देते हैं, फ्रीज कर देते हैं, उसके ऊपर ट्रेडिंग फिर बंद कर दी जाती है, ना उसको खरीदा जाएगा ना बेचा जाएगा। ठीक है, अगर 25% नीचे भी जा रहा है तो भी उसको फ्रीज कर देते हैं, ना खरीदेंगे ना बेचेंगे। ठीक है, ताकि जो है हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं,
है ना, उनको प्रोटेक्ट कर पाए, है ना, और इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए ही सेबी बना है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया, म्यूचुअल फंड तक सारी बातें क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, अब ये दो चीज है ना, क्या होता है बुल का मतलब ऊपर जा रहा है, ठीक है और बेयर का मतलब नीचे जा रहा है ना। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं प्रमोद जी हैं? देखिए शेयर मार्केट जब ऊपर जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बुल। शेयर मार्केट जब ऊपर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, बुल, है ना। हिंदी में इसको बोलते हैं तेजड़िया, हाँ तेजड़िया, ठीक है। और जब मार्केट नीचे जा रहा था, स्टॉक मार्केट नीचे जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, मंदड़िया, ठीक है तेजड़िया और मंदड़िया इंग्लिश में इसके लिए शब्द है, बुल मार्केट और बियर मार्केट। ठीक है, बुल मार्केट मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, बेयर मार्केट मतलब नीचे जा रहा है। प्रीवियस ईयर में एक दो प्रश्न ऐसे पूछे जा गए थे ना, बुल मार्केट क्या है और आपका बेयर मार्केट क्या है। हालांकि ऑप्शन बहुत सरल था, वो ये पूछ रहा था कि बुल मार्केट और बेयर मार्केट किस चीज से संबंधित है ना, बैंक से संबंधित है, स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है, ठीक है, या फिर सब्जी मार्केट से संबंधित है ठीक है, चलिए तो इसमें इसलिए ज्यादा बहुत डिटेल में अपन नहीं जाएंगे। कौन नहीं आ रहा, अभी आएगा ना, अभी समय है जय, 1 घंटा है हाँ चलिए अभी अभी क्या चल रहा है, यहाँ पे क्लास में बैरिश हो मंदड़िया हो गए सब नहीं, अगर ब्रेक लेना है तो ले लेंगे अपन ना। चलिए बताना है ब्रेक लेना है कब, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये सारी चीजें तो क्या हो गई कि सारा स्टॉक मार्केट कहाँ का है, अपना भारत का, है ना। मतलब भारत की कंपनी है और भारत से वो क्या चाह रही है, पैसा बनाना चाह रही है, तो वो क्या कर रही है, स्टॉक मार्केट में अपने शेयर निकाल दे रही है ना। स्टॉक मार्केट में शेयर निकाल दी और फिर हमने और आपने जो है जिनको शेयर खरीदना है उन्होंने शेयर खरीदा, वो पैसा किसके पास चला गया, कंपनी के पास चला गया। अब वो कंपनी क्या करेगी, उससे नया बिजनेस कर सकती है, उसको नया ऑफिस खोल सकती है, कुछ नया इन्वेस्टमेंट कर सकती है, वो सारी चीजें कर सकती है, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद अगर हम बात करें, लेकिन अगर कंपनी को बाहर से पैसा मंगाना है, जैसे मान लीजिए रिलायंस है ना कहाँ गया रिलायंस, अच्छा इसमें आगे ठीक है, रिलायंस की अगर हम बात करें, है ना, तो रिलायंस चाह रही है कि मैं अमेरिका के लोगों का भी इन्वेस्टमेंट लेकर आऊं, या अमेरिका के लोगों को भी हम क्या करें, अपना शेयर बेचें, है ना। भारत में तो बेच दिया, अब अमेरिका में भी बेचा जाए, ठीक है। तो उसके लिए भी सरकार के द्वारा व्यवस्थाएं की गई है, ठीक। इसको हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि हम फॉरेन और इंटरनेशनल मार्केट से पैसा लेकर आते हैं, ठीक। इसका जो सबसे अच्छा तरीका क्या है आपका, एफडीआई, है ना। दूसरे और भी तरीके हैं जिसको हम बोलते हैं एडीआर, जीडीआर और आईडीआर, है ना, इसको अपन भी देखेंगे। और एक और होता है जिसको हम बोलते हैं आपका पीएफआई, है ना, एफडीआई और एफपीआई, सॉरी, ये दो चीज और होती है। इन सारी चीजों को देखेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं एफडीआई के बारे में। एफडीआई अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। तो एफडीआई क्या होती है, फॉरेन से अपन क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, यानी फॉरेन की कोई कंपनी है वो भारत की कंपनी में सीधा क्या कर रही है, पैसा लगा रही है ना। अब इसमें 2 प्रकार का होता है, एक होता है ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड। ब्राउन फील्ड क्या होता है, ग्रीन फील्ड क्या होता है, बताएंगे कौन, विद्या ठीक है, बताओ भाई, चलो अथर्व। हाँ अरे वाह ये तो पता ही नहीं था हाँ, ठीक है। जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसा है, कंपनी के अंदर में पैसा डाल के उसको ओनरशिप खरीद दिया, ब्राउन फील्ड हो जाएगा। हाँ, और नई पूरी ओवरऑल नया कंपनी सेटअप कर रहे हैं तो ग्रीन हो गया, है ना नहीं, चलिए बिल्कुल सही, आपके शब्द भी सही थे, है ना। चलिए ब्राउन फील्ड मतलब जब कोई ऑलरेडी कंपनी बनी हुई है उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, ब्राउन फील्ड।
ठीक। और अब जो है बिल्कुल नई कंपनी बन रही है, सब कुछ नए सिरे से अपन कर रहे हैं, और वहां पे उसमें साथ साथ में अपने क्या आ गया, एफडीआई भी आ गया, तो वो क्या कहलाएगा, ग्रीनफील्ड एफडीआई। ठीक है। चलिए, भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा एफडीआई आता है वो कहां कहां से आता है, सिंगापुर, मॉरिशियस, नीदरलैंड, जापान और यूके। इनको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, एमपीपीएससी नहीं पूछा लेकिन अदर स्टेट्स पूछ चुके हैं। सिंगापुर और मॉरिशियस, इसमें चलती है लड़ाई किस बात की, कि नंबर 1 कौन रहेगा, है ना, कि एफडीआई सबसे ज्यादा कहां से आएगा। ठीक है, तो किसी ईयर में सिंगापुर ऊपर जाता है, कभी मॉरिशियस ऊपर जाता है, लेकिन लगभग हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो है आपका एफडीआई कहां से आ रहा है, सिंगापुर मॉरिशियस से ही आता है। लिख लिया। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब हम देखेंगे क्या, है ना, एफडीआई देखा, अब हम बात करेंगे एफपीआई के बारे में, है ना। एफपीआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये क्या चीज है भाई, इसमें सिंपल जो है, बहुत अपन को दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल ये करना है कि विदेशी कंपनी है ना, या विदेशी निवेशक है ना, फॉरेन इन्वेस्टर्स है, वो क्या कर ले, वो भारत में पैसा लगाने के लिए, है ना, भारत में शेयर, उन वो भी सोच रहे हैं कि हम अपना पैसा भारत के शेयर मार्केट में लगाएं। ठीक, तो वो क्या करेंगे, सेबी के पास अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। ठीक है, और सेबी के पास रजिस्ट्रेशन करवा के वो क्या करेंगे, भारत में पैसा लगाकर जो है पैसा बनाने का काम करेंगे। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, सिंपल आपका FII या FPI। ठीक है, वो क्या कर रहा है, याद रखिएगा, ये क्या है, आपका फॉरेन इन्वेस्टर्स है जो सेबी में रजिस्टर्ड। ठीक है, उसके बाद जाहिर तौर पर ये किस लिए आया है, पैसा कमाने का लिए आया है ना। तो ये क्या करेगा, जब तक उसको मजा आ रहा है तब तक वो पैसा यहां पर लगाएगा, जब उसको लगेगा कि यार अब ठीक नहीं है, वो अपना पैसा निकाल कर चला जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या है, ज्यादा अस्थिर है, अनस्टेबल है। ठीक, क्योंकि एफपीआई मान लीजिए, अब देखिए विदेशी निवेशक है ना, फॉरेन इन्वेस्टर है, तो ऐसा 2-4 हजार रुपए या 20-25 हजार रुपए या 2-4 लाख के लिए यहां पर नहीं आया हुआ है ना, उसने सेबी में रजिस्ट्रेशन करवाया है। ठीक है, अब फॉरेन की कंपनी है, सेबी में रजिस्ट्रेशन करवाया, तो उसके लिए अलग सर सेबी ने हम कह सकते हैं कि कड़े नियम कानून बना के रखे होंगे, है ना, तो वो सारे फॉर्मेलिटीज पूरे करने के बाद उसको रजिस्ट्रेशन मिला होगा। ठीक, तो ये सारे काम करने के बाद अगर वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ले रहा है, तो वो जो है लाखों करोड़ों करोड़ों हम कह सकते हैं करोड़ों का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का होता है। ठीक, अब इसके कारण क्या होता है कि जब एफपीआई या एफआईआई क्या करता है, अपना पैसा मार्केट से निकालता है,
है ना, क्योंकि उसको लग रहा है कि अब मजा नहीं आ रहा है, तो वो शेयर मार्केट जब पैसा निकालता है तो शेयर मार्केट में अनस्टेबिलिटी आ जाती है कई बार। ठीक, रातों रात जैसे उसने भाई एक ये जैसे मान लीजिए हम कह सकते हैं कि किसी आईटी कंपनी में, या उसको लग रहा है कि भाई एआई सबमिट हो रहा है भारत के अंदर और सारी चीज़ें हो रही है, तो अब हमको भारत के अंदर जो है एआई कंपनीज में पैसा लगाना चाहिए, तो भारत की एआई कंपनी में उसने रातों रात पैसा लगा दिया। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आईटी सेक्टर्स क्या हो जाएगा आपका, ऊपर चला जाएगा। फिर उसको लगा कि नहीं, इन लोग तो चाइना वाला जो है लाकर, है ना, एआई सबमिट में दिखा रहे हैं गलगोटिया वाला, सुना है कि ठीक है, तो उसको जैसे ये पता चला उसने सारा पैसा रातों रात वापस निकाल लिया, मार्केट फिर डाउन चला गया। तो ऐसी स्थिति यहां पर बनती है। ठीक, इसीलिए एफपीआई और एफडीआई, इन दोनों में से ज्यादा अच्छा क्या होता है, एफडीआई। क्योंकि वो पैसे कमाना आया है ना, उसको इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है। उसको लग रहा है कि आपका मार्केट कल टूट जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए एआई सबमिट का मैंने उदाहरण दिया कि एआई सबमिट हो रही है, बड़ा न्यूज़ आ रहा है, तो उसने पैसा लगा दिया कि भारत में पूरे विश्व के बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और इतना बड़े लेवल पर हो रहा है। फिर जाके जब उसने देखा कि यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें, तो तुरंत अपना पैसा उसने निकाल लिया, क्योंकि उसको क्या लग रहा है कि भाई मुझे तो पैसा कमाना है। अब अगर मैं फॉरेन इन्वेस्टर है, ये फॉरेन इन्वेस्टर है, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ भारत में ही पैसा लगाने का इच्छुक होगा वो। उसने तो भाई हो सकता है कि आपका चीन, जापान, है ना, और दूसरे अदर कंट्रीज में भी उसने अपना जो है इस प्रकार का कुछ लेके रखा हो, रजिस्ट्रेशन करवा के रखा हो, वहां के स्टॉक एक्सचेंज भी रजिस्ट्रेशन करवा के रखा हो। उसको लग रहा है कि यार इंडिया में मजा नहीं आ रहा, चलो चीन में पैसा लगा देते हैं, है ना। तो वो क्या करेगा, पूरा पैसा निकाल के चीन में लगा देगा। क्योंकि यहां पर जो इन्वेस्टर होता है, ये जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है, इसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास बहुत बड़ा पैसा होता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। वो बहुत बड़े अमाउंट का 1-2% भी उसको उसने अगर ऊपर नीचे कर लिया तो उसके लिए हो गया जीत, है ना भाई। अगर वो 10,000 करोड़ लेके बैठा हुआ है तो 10,000 करोड़ का 2% भी बहुत होता है ना। चलिए, उसको तो 1-2% से कमाना है, 1-2% कमाया है, जिन इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसे, उनको प्रॉफिट उनको बांटा। ठीक है, यहां मजा नहीं आ रहा, यहां मार्केट से पैसा निकाला, दूसरे मार्केट में डाल दिया। ठीक है, चलिए, इसलिए ये बहुत क्या होता है, अनस्टेबल होता है। इसलिए हम, है ना, एफपीआई की जगह एफडीआई पर ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, चलिए, क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं डिपॉजिटरी रिसिप्ट के बारे में, है ना। डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या होती है, एक प्रकार से फॉर एग्जांपल कि हमें क्या करना है, हमें जो है, जैसे मैंने बताया कि भाई रिलायंस है, रिलायंस को क्या करना है, वो सोच रही है कि हम अपना मार्केट, शेयर मार्केट जो है ग्रो करें, या फिर हम अपना शेयर जो है अमेरिका में भी बेचें, है ना, यूरोपियन कंट्रीज में बेचें। ठीक, तो वो कैसे करेगी, उसको क्या करना पड़ेगा, वहां के स्टॉक एक्सचेंज के नियम कानून के हिसाब से पूरा जो है सारी चीजें, रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करते हुए, पेपर वर्क करते हुए, वहां पर फिर जाके वो स्टॉक एक्सचेंज में वहां पे लिस्ट हो पाएगी। तब जाके वहां के लोग क्या कर पाएंगे, उसका स्टॉक खरीद पाएंगे, अमेरिका के लोग, है ना। अब जो है कोई कंपनी नहीं चाह रही कि भाई हम आधार कार्ड दें और ये सारी चीजें करें, तो वो क्या करती है, वो जाएगी आपके किसी ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक के पास, है ना, जो क्या हो, ऑथराइज्ड हो। ऐसे ऑथराइज्ड ओवरसीज बैंक के पास जाएंगी और उनसे कहेगी भाई मेरे पास ये शेयर है। फॉर एग्जांपल रिलायंस चाह रही है कि मैं अपना 10% शेयर क्या करूं, अमेरिका मार्केट में बेच दूं, अमेरिका के मार्केट में बेच दूं। तो वो क्या करेगी, इस प्रकार के ओवरसीज बैंक के पास जाएगी, किसी ऑथराइज्ड ओवरसीज बैंक के पास जाएगी और कहेगी भाई ये मेरे 10% शेयर है, इसको मुझे अमेरिका में बेचने हैं। अब तो एक तो तरीका ये है कि आप वहां पर जाओ, वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाओ, वो सारी चीजें करो। दूसरा तरीका क्या है, ये ओवरसीज बैंक क्या करेगा कि उतने अमाउंट का क्या जारी कर देगा, एक डिपॉजिटरी रिसिप्ट जारी कर देगा और वहां के शेयर मार्केट में रख देगा। ठीक, और फिर वहां के लोगों को जो है उस शेयर को या उस डिपॉजिटरी रिसिप्ट को खरीद सकेंगे और उसका पैसा किसके पास आ जाएगा, आपके रिलायंस के पास आ जाएगा। क्लियर हुआ, पक्का? हाँ, कोई दिक्कत नहीं अगर नहीं समझ तो, है ना। चलो भाई, रिलायंस है, रिलायंस को अपने 10% शेयर कहां बेचने हैं, मान लीजिए अमेरिका में बेचने हैं, अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में बेचने हैं, है ना। शायद नेस्डाक, नेस्डाक नाम है ना, क्या है अमेरिका का, नेस्डेक, है ना। तो वहां पर अगर हम बात करें कि वहां के शेयर मार्केट में उसको बेचना है, तो वहां पर सेबी, वहां का भी कोई सेबी होगा, है ना। वो भी क्या बोलेगा, आधार कार्ड लाओ, पैन कार्ड लाओ, ये लाओ, ड्राइविंग लाइसेंस लाओ, फोटो लेके आओ, पासपोर्ट लेके आओ, पीछे वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, वो सारी चीजें वो बोलेगा। तो इतना पंचायत अपन को नहीं करना है,
10% तो बेचनी है रिलायंस को, ठीक है, बाकी का 90% शेयर मार्केट में उसके भारत से आ रहे हैं, ठीक, वो चाह रहा है कि 10-20% हम अमेरिका से भी लेकर आए, अमेरिका में भी हमारी पहुंच हो। तो ये सब तामझाम वो नहीं करना चाह रहा, वो क्या करेगा फिर, किसी जो है ऑथराइज्ड ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक के पास जाएगा। अब ये बैंक है ना। अब जैसे मैं बात करूं कि जैसे इंटरनेशनल लेवल का कोई बैंक ले लो आप, जैसे मान लीजिए अपन ने HSBC है ना, HSBC बैंक के पास गया, बोले यार मुझे बेचना है वहां पर अपने माल, ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है हम बेच देंगे, ठीक। तो वो क्या करेगा, मान लीजिए ये 10% की शेयर के वैल्यू थी आपकी 100 करोड़ रुपए, है ना। अब वो अमेरिका में जाएगा तो रुपए में तो जाएगा नहीं, किस में जाएगा, डॉलर में जाएगा। तो इसका क्या करेगा, उसको डॉलर में कन्वर्ट करेगा, डॉलर में कन्वर्ट करके उसकी वो वैल्यू वगैरह निकालकर एक क्या बना देगा, उसकी डिपॉजिटरी रिसिप्ट, कि ये इतने शेयर जो है ना हमारे रिलायंस के हमारे पास डिपॉजिट है और उसकी ये रिसिप्ट है, क्या बन गई, रिसिप्ट बन गई, ठीक है। अब ये रिसिप्ट ले जाकर वो कहां रख देगा, अमेरिका के मार्केट में, अमेरिका के शेयर के मार्केट में। अब अमेरिका के शेयर मार्केट में अगर मान लीजिए वहां पर कोई बैठा हुआ व्यक्ति है ना, उसको पता है कि यार रिलायंस बढ़िया काम कर रही है, इंडिया में है, इंडिया की कंपनी है, रिलायंस बढ़िया काम कर रही है और वो आगे चल के ग्रोथ देगी, तो वो क्या करेगा, इसका डिपॉजिटरी रिसिप्ट खरीद लेगा, है ना। एक साथ भी रख सकती है, उसके कई कई रूप में भी रख सकती है, भाई 100 करोड़ के भाई 10-10 करोड़ बना दिए, ठीक है, वो अपने हिसाब से कर सकती है ना। तो वो अपने हिसाब से क्या रख देगी, वहां के डिपॉजिटरी रिसिप्ट रख देगी। अब ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट वहां का कोई इन्वेस्टर या वहां का कोई बड़ा बिजनेसमैन या वहां के लोग उसको खरीद लेंगे, ठीक है। वो पैसा किसके पास जाएगा, इस बैंक के पास जाएगा, और ये बैंक किसको दे देगा, आपके रिलायंस को दे देगा, है ना। इस प्रकार से रिलायंस के पास पैसा आ गया, कहां से आ गया, अमेरिका से आ गया, क्लियर हुआ। अब ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट जब अमेरिका मार्केट में जाती है ना, अगर ये सारी तामझाम अपन कहां करें, अमेरिका में करें, तो उसको क्या बोलते हैं, ADR, यानी कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है। अगर यही मुझे कलाकारी यूरोपियन मार्केट में करनी है, ठीक है, तो हम क्या वहां पर करेंगे, GDR, यानी कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है। ये दो चीज क्लियर हो गई। और यही कलाकारी अमेरिका की कंपनी है, विदेशी कंपनी भारत में आकर करे, है ना, भारत में सेबी एबी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, वो भी क्या करेगी, एक ओवरसीज बैंक ले लेगी, उसको बोलेगी डिपॉजिटरी रिसिप्ट दो, डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो है तुम या इंडिया के शेयर मार्केट में रख देना, इंडिया के लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो विदेशी कंपनी जब भारत में ये हरकत करे तो उसको हम क्या कहेंगे, IDR, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, क्लियर हुआ, बना लो। आते हैं वहां पे भी आते हैं, चलिए। अब पार्टिसिपेटरी नोट पे जब अपन आएंगे तो सबसे पहले मुझे बताओ ये FII क्या है, या FPI क्या होता है, ये कौन है, ये फॉरेन इन्वेस्टर है, ठीक है, वो इंडिया में काम करना चाह रहा है, वो क्या करेगा, सेबी में रजिस्ट्रेशन करवा देगा, ठीक है। अब एक और कंपनी है, हम कह सकते हैं विदेशी कोई कंपनी है, वो भी भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, लेकिन वो ये नहीं चाह रही कि मैं सेबी में जाऊं, है ना, वो चाह रही है कि भाई मेरा कहीं नाम नहीं आना चाहिए। वो सेबी में जाएंगे, वो आधार कार्ड के लिए बोलेगा, ये है ना, वो सब मांगेगा, डिटेल मांगेगा, वो चाह रही है कि ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो किसके पास से ले आएगी कंपनी, किसी FII के पास या FPI के पास, वो कंपनी किसके पास चले आएगी, इसके पास चलेगी, क्योंकि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ये तो, है ना। अब वो क्या करेगी, वो अपना पैसा इसको दे देगी, क्या तुम तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो सेबी में, तुम क्या करो, मेरे से पैसा ले लो और उसको इंडिया के शेयर मार्केट में लगा दो, ठीक है। अब इसके बदले में ये FPPI क्या करेगा, FII या FPI क्या करेगा, उसको कुछ रसीद देगा कि हाँ तुमने 100 करोड़ दिए थे, 100 करोड़ का मैंने जो है MRF का शेयर खरीद लिया है, ठीक है। तो सामने वाले को क्या मिलेगी, कुछ रसीद मिलेगी। अब वो रसीद क्या कहलाएगी आपकी, बस इतना ही है, क्लियर हो गया।
बढ़े आगे। जीडीआर में जाने वाली सबसे पहले कंपनी कौन थी? रिलायंस 1992 में गई थी, है ना। हो गया ना। चलिए ठीक है, क्रेडिट रेटिंग क्या होती है? क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट पूछा था मैंने कल भी, क्या होता है क्रेडिट, है ना? क्या होता है? आपकी वैल्यू किस चीज की? है ना। क्रेडिट कुल मिला के ये है कि आप जो है आपको कितना पैसा मिल सकता है उधार में, या आप कितना पैसा उधार में दे सकते हो। अगर आप देने वाली स्थिति में हो तो आप कितना दे सकते हो, आप लेने वाली स्थिति में हो तो आप कितना उधार ले सकते हो, है ना। तो क्रेडिट रेटिंग कुल मिला के क्या है भाई? आपके उधार को लौटाने की ताकत, है ना। कि किसी को हमने 100 करोड़ दिया तो 100 करोड़ वहां से वापस आ जाएंगे, ठीक है, ये उम्मीद है, इसका मतलब उसकी क्रेडिट वैल्यू क्या हो गई? 100 करोड़ की हो गई, ठीक है। अब देशों में अलग अलग देशों की क्या होती है? क्रेडिट रेटिंग भी दी जाती है ना। अलग अलग देशों में क्रेडिट रेटिंग सिस्टम होता है, हर देश को क्रेडिट रेटिंग दी जाती है। क्रेडिट रेटिंग की जो शुरुआत हुई थी 1909 से जो है यूएसए में चालू हुई। इंटरनेशनल के लेवल पर देखा होगा आपने, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मूडीज, है ना, इन्वेस्टर सर्विसेज और फिच, है ना, ये जो है आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं। ये क्या कर रही है? अलग अलग देशों को क्रेडिट रेटिंग दे रही है। जैसे आप जब हमने मोबाइल या फाइनेंस करवाने जाते हैं ना, तो वो बोलते हैं सिबिल की रिपोर्ट लगेगी। सिबिल, सिबिल क्या होता है? बैंक क्या स्कोर देगी? है ना। देखो सिबिल, सिबिल स्कोर कैसे बनता है? है ना, तो भी जीरो है, तो भी खाली है, ठीक है। और उधार लेना है और सही टाइम पे चुकाओगे तो अच्छा सिबिल स्कोर कहलाएगा, ठीक है। बहुत सारी चीजें वैसे हाँ, टेक्निकल नहीं जाना ठीक है। तो सिबिल क्या है? कुल मिला के एक संस्था है, वो क्या कर रही है? आप देख रही है कि आपने कहां कहां से कब कब उधार लिया, ठीक है, कहां, या एटलीस्ट सिबिल की रिपोर्ट में ये भी आ जाता है कि कहां कहां आपने लोन के लिए अप्लाई किया था, ठीक है। कितने मोबाइल नंबर हैं आपके पास, कौन सा बंद करके कौन सा चालू किया, वो भी उसमें आ जाएगा। एड्रेस अगर चेंज हो रहे हैं, क्योंकि अलग अलग जगह, जैसे मान लीजिए आपने एक जगह लोन के लिए अप्लाई किया, वहां अलग एड्रेस दे रहे हो, दूसरी जगह लोन के लिए अप्लाई किया, वहां एड्रेस अलग दे रहे हो, तो वो भी सब सिबिल की रिपोर्ट में आ जाता है ना। मोबाइल नंबर वहां अलग दे रहे हो, यहां अलग दे रहे हो, वो भी आ जाएगा। कहां से कितना लोन लिया है, कब कब चुकाया है, ठीक है ना, कौन सी कितनी किस्त बनी थी, उस वो सारा पूरा सिबिल की रिपोर्ट में आ जाता है ना। फिर सिबिल का एक स्कोर बन जाता है। अब उस स्कोर के आधार पर, मतलब जाहिर तौर पर आप किसी को लोन देना चाह रहे हो, जैसे बैंक को अगर मान लीजिए किसी को लोन देना है, बैंक में जो मैनेजर बैठे हैं या फाइनेंस वाले बैठे हुए हैं, वो किसी उस व्यक्ति के रिश्तेदार तो है नहीं, उसकी जान पहचान तो है नहीं, कोई वो ग्राहक के रूप में आया और कह रहा है कि भाई मुझे लोन चाहिए, उसकी सिबिल की रिपोर्ट देखी जाएगी कि भाई इसने पहले कहाँ से लोन लिया था, उसका पता चला कि भाई उसने पहले ऑलरेडी लोन लिया हुआ था, टाइम पे उसकी सारी ईएमआई गई है, ठीक है, ये उसने ऑलरेडी जो है यहाँ पर भी अप्लाई कर रखा है, उसका स्कोर इतना आ रहा है। उसके आधार पर सारी चीजें हम कह सकते हैं, एक मोटे मोटे अंदाज लग जाएगा कि भाई इसने पहले भी लोन लिया था, प्रॉपरली चुका दिया है, ऑलरेडी जो है मान लीजिए 10,000 का इसने ईएमआई में पहले भी भरता था, आज भी अगर ये 10,000 की ईएमआई भरने के जो है इसकी क्षमता होगी, है ना। तो उसी प्रकार से अलग अलग देशों को भी जो है क्या किया जाता है? क्रेडिट स्कोर दिया जाता है। अब ये क्रेडिट स्कोर जो है हम कह सकते हैं कौन दे रहा है? अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर कुछ मेजर एजेंसीज होती हैं, वो देती है। जैसे आपने स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के बारे में पढ़ा होगा, मूडीज के बारे में सुना होगा, है ना, इन्वेस्टर सर्विसेज और फिच के बारे में, है ना। तो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और मूडीज ये बहुत जो हम कह सकते हैं कि न्यूज में रहते हैं, ठीक है। ये भारत की रेटिंग और सभी देशों को रेटिंग देते रहते हैं, है ना।
कि इसकी रेटिंग घटा दी बढ़ा दी, और जब इसकी रेटिंग घटाते बढ़ाते, भारत की जब घटाते बढ़ाते हैं न्यूज़ में आ जाता है, मूडीज ने घटा दी, स्टैंडर्ड और पुअर्स ने बढ़ा दी, वो सब चलता रहता है। ठीक है, अब भारत में भी कौन सी एजेंसियां हैं जो क्रेडिट रेटिंग का काम कर रही है, जैसे सिबिल हो गई, है ना, इकरा हो गई, केयर हो गई, ये भी क्या कर रही हैं, ये भी जो है आपके रेटिंग देती है। अब रेटिंग ये जो एजेंसियां रेटिंग दे रही है, ये इंडिविजुअली व्यक्तियों को नहीं दे रही है, संस्थानों को दे रही है ना, कंपनियों को दे रही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सिविल, जैसे मैं एक बात करूं, केयर ने रिलायंस की रेटिंग बढ़ा दी, तो क्या होगा, इसका मतलब उसकी क्षमता बढ़ गई, उसका क्रेडिट बढ़ गया है। क्रेडिट बढ़ गया है, इसका मतलब है कि लोग उसमें भरोसा ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है ना। उसी तरह से स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और मूडीज की मैं बात करूं, तो ये भारत की अगर रेटिंग बढ़ाएंगे, है ना, भारत की क्रेडिट रेटिंग अगर बढ़ेगी तो भारत में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, विदेश से आने वाला इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। जो बड़े बड़े विदेशी लोग हैं, है ना, जो बड़ी बड़ी विदेश में बैठी हुई कंपनियां हैं, उनको पता चलेगा कि हाँ, स्टैंडर्ड पुअर्स ने भारत की रेटिंग बढ़ा दी है, मतलब भारत में संभावनाएं अच्छी है ना, भारत में रिटर्न की संभावनाएं अच्छी है, इसलिए वहां पर क्या करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट बढ़ा देंगे भारत में। अगर रेटिंग गिरा दी जाती है तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएंगे, है ना। जो सोच रहे होंगे कि इन्वेस्टमेंट करना है और बाद में पता चला कि स्टैंडर्ड पुअर्स ने अपनी रिपोर्ट में जारी किया है कि भारत की रेटिंग हम गिरा रहे हैं, ठीक है, तो भारत की रेटिंग अगर गिर रही है तो इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये होता है रेटिंग का खेल। क्लियर हो गया। ठीक है, उसी तरह से भारत की जो कंपनियां वगैरह भी है, वो भी क्या करवाती है, अपनी रेटिंग्स वगैरह करवाती है। ठीक है, उनको अगर अच्छी रेटिंग मिलती है तो वो मार्केट से अच्छा पैसा इन्वेस्टमेंट के रूप में ले सकती है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा दो मार्केट अपने कंप्लीट हो गए, कौन कौन से, आपके कैपिटल मार्केट और आपका मनी मार्केट, है ना। अब इन दोनों में बेसिकली अंतर क्या है, पहली चीज अगर हम बात करें कैपिटल मार्केट की, है ना, तो कैपिटल मार्केट कैसा है आपका, लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है, और मनी मार्केट कैसा होता है, शॉर्ट टर्म होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि कैपिटल मार्केट में क्या होते हैं, शेयर होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, और आपके मनी मार्केट में क्या होता है, ट्रेजरी बिल होते हैं। ठीक है, कमर्शियल पेपर होते हैं। वहीं यहां पर जो है कैपिटल मार्केट को कौन पूरा देखता है, सेबी देखता है, और मनी मार्केट को कौन देखता है, आरबीआई देखता है। ठीक है, चलिए और कंटिन्यू करें। तो ब्रेक के बाद करना है कि अब बस बाद में देखेंगे। जयदीप सर के मैं पूछ लेता हूं, है ना, अगर वो नहीं आएंगे तो एक छोटा सा टॉपिक और है। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे तो उसको भी कंटिन्यू कर लेंगे अपन, है ना।